हेलो बच्चों। बेटा आज हम है ना क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर सेकंड मात्रक एवं मापन है ना। मात्रक को यूनिट्स बोलते हैं और मापन को मेजरमेंट बोलते हैं ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये पढ़ेंगे अपन। इसकी देखो बेटा भूमिका में क्या कहना चाहते हैं। किसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी का जो मापन होता है, मेजरमेंट जो होता है, एक निश्चित आधारभूत आधारभूत यानी बेसिक यादृच्छिक रूप से चुने गए एट रैंडम चुने गए मान्यता प्राप्त, जिसको सभी की मान्यता प्राप्त हो, यानी पूरे संसार में जिसको मान्यता मिली हुई हो, संदर्भ मानक से रेफरेंस स्टैंडर्ड से इस राशि की तुलना करना है ना। तो अगर किसी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं है ना, तो वो जो मापन कर रहे हैं हम है ना, तो उसकी जो इकाई है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, एट रैंडम होनी चाहिए है ना। बेसिक होनी चाहिए, वो एक निश्चित होनी चाहिए और पूरे संसार में उसको क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे ऐसे समझो आप, दूरी का मात्रक जो है वो मीटर है ना। तो मीटर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको माना जाता है। ऐसे थोड़ी भाई हमारे यहाँ माना जाए और दूसरे देश में इसको नहीं माना जाए, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि है ना, तो यह संदर्भ मानक जो है वो क्या कहलाता है, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है ये मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे है ना, तो किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या, आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो किसी भौतिक राशि की माप लिखनी है आपको है ना, जैसे 6 मीटर है ना, तो मीटर तो क्या हो गया, मात्रक हो गया। 6 क्या हो गया, उसका आंकिक मान हो गया है ना। 10 किलोग्राम, तो 10 तो क्या हो गया, आंकिक मान हो गया, आंकिक संख्या हो गई, और किलोग्राम क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है ना। क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, तो ऐसा नहीं कोई बहुत सारी, उनके लिए बहुत सारे मात्रक हमको चाहिए है ना, नहीं है। बल्कि क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसे बेटा कुछ मूल मात्रक होते हैं है ना, उन मूल मात्रकों से ही औरों को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक है ना, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या बेस यूनिट्स बोलते हैं ना। तो मूल के लिए 2 शब्द प्रयोग होते हैं बेटा, एक फंडामेंटल होता है और दूसरा बेस होता है ना। तो इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम काम में लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मूल मात्रक है ना, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं या बेस यूनिट्स इनको बोलते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना। जैसे वेग है, वेग हुआ, चाल हुआ है ना, तो वेग और चाल है ना, वेग चाल क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया, इस 2 मूल मात्रकों को मिला के, 2 मूल मात्रकों के संयोजन से हमने एक तीसरा व्युत्पन्न मात्रक तैयार कर लिया, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं है ना। तो व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न, जो किसी से उत्पन्न की जाए है ना, तो इनको हम व्युत्पन्न मात्रक है ना, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों की संपूर्ण समुच्चय का मतलब इन सब को मिला के संपूर्ण जो सेट हो गया है ना, उसको मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको हम कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो बेस यूनिट्स हैं वो आ गई, और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गई। अब है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ना, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना। तो देखो एसआई मात्रक आप खूब पढ़ा आप लोगों ने 10th क्लास में भी, भाई एसआई मात्रक हम बहुत बार बोलते हैं है ना। जैसे दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है ना। समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकंड है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम है। तो ये एसआई, तो एसआई तो इसमें क्या है, देखो एस तो है
सिस्टम, और आई क्या है, इंटरनेशनल, तो सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये उल्टा है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसमें सिस्टम को पहले लिख दिया और इंटरनेशनल को क्या लिख दिया, बाद में, है ना। तो एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे। अब से कुछ समय पूर्व तक ऐसी 3 प्रणालियाँ सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। तो सीजीएस प्रणाली, एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड, या ब्रिटिश, इसको एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, एवं एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकंड, है ना। तो प्रथम जो है वो तो किसका है, दूरी का, सेकंड जो है मात्रक वो किसका है, द्रव्यमान का, और थर्ड जो है वो किसका है, समय का, ठीक है ना। प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती थी। पहले कुछ समय तक पहले ये एसआई जो है ये अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो इससे पहले ये 3 प्रणालियां काम में ली जाती थी। इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार थे। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई का हो गया सेंटीमीटर, है ना, द्रव्यमान का हो गया ग्राम और समय का क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। ऐसे एफपीएस प्रणाली में लंबाई का हो गया फुट, है ना, द्रव्यमान का हो गया पाउंड और समय का हो गया सेकंड। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का हो गया मीटर, है ना, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और समय का हो गया सेकंड, ठीक है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है, ये फ्रेंच भाषा का है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसे संकेताक्षर में, है ना, संकेताक्षर का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, एब्रीविएशन, शॉर्ट रूप में, है ना, एब्रीविएशन में एसआई लिखा जाता है। एसआई प्रतीकों, है ना बेटा, देखो इसके हर शब्द के ये जो टेक्निकल शब्द हैं इन सब के आपको इंग्लिश मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा आपको जब आप पढ़ोगे इन चीज़ों को तो वो इनको हिंदी में नहीं बोलेंगे, चाहे भले हिंदी की टीचर हों, वो मतलब हिंदी माध्यम के हों, लेकिन वो इन शब्दों को किस में बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे। तो इन सब के इंग्लिश आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इन संकेताक्षरों में, इसे संकेताक्षर में एसआई लिखा जाता है। एसआई प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी, है ना, 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल के महासम्मेलन में, है ना, 2018 में क्या हुआ था, एक माप तोल का महासम्मेलन हुआ था, उसमें क्या की गई थी, ये संशोधित की गई थी, करेक्ट की गई थी। तो बेटा ये वैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं हैं इनमें क्या होता है, समय के हिसाब से करेक्शंस होते रहते हैं। जैसे जैसे नई जानकारियां मिलती जाती हैं, उनको पुरानी जानकारियों में क्या करते जाते हैं, समाहित करते चले, संशोधित और समायोजित करते चले जाते हैं। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक प्रकृति के कारण, है ना, ये जो एसआई मात्रक हैं बेटा ये 10 की घातों पर आधारित होते हैं, है ना, इसमें 10 की पावर्स पे चलता है ये, ना, ठीक है ना। तो एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक, है ना, डेसिमल, ठीक है ना, दार्शनिक प्रकृति के कारण इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है ना। तो ये जो एसआई सिस्टम है इसमें 10 की पावर्स यूज होती हैं, है ना, तो इसलिए ये क्या है बेटा, इसको यूज करना क्या है, बहुत आसान है। हम इस पुस्तक में एसआई मात्रकों को ही प्रयोग करेंगे। अब आते हैं बेटा, देखो एसआई में 7 मूल मात्रक हैं। एसआई सिस्टम में कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं, जो सारणी 2.1 में दिए गए। ये जो सारणी है बेटा देखो ये नीचे दिख रही है आपको, है ना, 1 लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, है ना, ऊष्मागतिक ताप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, है ना, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका कैंडेला। तो ये 7 क्या है, मूल मात्रक हैं। क्या है ये, 7 मूल मात्रक हैं।
तो SI में 7 मूल मात्रक हैं जो सारणी 2.1 में दिए गए हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक भी हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, है ना। और वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है बेटा? कोण और ठोस कोण, ठीक है ना, समतलीय कोण और ठोस कोण, जिनको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट है समतलीय कोण, पूरक मात्रक में पहला क्या है बेटा? समतलीय कोण डी थीटा, है ना। देखो ये चित्र दिखा रखा है ना आपको, है ना, डी थीटा। तो ये डी थीटा है ना, और ये क्या है? ये एक चाप है ना, ये एक चाप है जिसकी लंबाई कितनी है? ds, और इसकी त्रिज्या क्या है? इस चाप की r है ना। तो ये जो डी थीटा और r और ds, चाप की लंबाई, त्रिज्या और ये जो कोण है डी थीटा, इसके बीच में क्या संबंध होता है बेटा? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, है ना। तो ये याद रखना है आपको, बार बार यूज होगा ये। तो डी थीटा बराबर क्या हो गया? ds बटे r। और ये जो कोण होता है ये रेडियन में निकलता है, ये ध्यान रखना बेटा, डिग्रीज में नहीं होता ये। किस में नहीं होता ये? डिग्रीज में नहीं होता ये, किस में होता है? रेडियन में होता है ना। तो एक तो क्या हो गया? समतलीय कोण। तो समतलीय कोण का क्या हो गया? डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r रेडियन, ठीक है। तो पहला हो गया समतलीय कोण डी थीटा। चित्र 2.1 में दर्शाए अनुसार, चित्र 2.1 में 2.1a ये वाला, इसमें दर्शाए अनुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds और इसकी त्रिज्या r का अनुपात होता है ना। ये जो समतलीय कोण है ये किस किस का अनुपात होता है? चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है। फिर दूसरा है घन कोण, सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? घन कोण। देखो यहाँ दर्शा रखा है ये, है ना। जैसे ये वो होती है ना बेटा, सॉफ्टी खाते हो आप, आइसक्रीम वाली जो सॉफ्टी होती है, तो ऐसे ये पूरा गोल हो गया कि नहीं हो गया? ये गोल कोण हो गया, तो ठोस वाला कोण हो गया। ये तो क्या है? 2 सरल रेखाओं का कोण है ना। ये समतलीय कोण तो क्या है? किसी 2 सरल रेखाओं से बन रहा है, जबकि ये जो है ये एक पृष्ठ से बनता है ना। तो उसमें जो कुल्फी खाते हो आप, तो उसके अंदर क्या बनती है? ऐसे नीचे पृष्ठ सी बन जाती है, नहीं बन जाती है? तो ये इस तरह का कोण हो गया, तो ये ठोस कोण बोलते हैं इसको, है ना। तो जिस प्रकार से इस समतलीय कोण को रेडियन में नापते हैं, उसी प्रकार हम इस ठोस कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। ये लिख रहा है ना देखो, स्टेरेडियन, STERADI। रेडियन की स्पेलिंग क्या है? RADIAN, ON नहीं होता इसमें, रेडियन, है ना। और स्टेरेडियन की क्या हो गई? STE, स्टेरेडियन, RADIAN, ठीक है। तो घन कोण, तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि ये जो समतलीय कोण होता है ये तो सीधा सीधा चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। जबकि यहाँ ये जो इसको डी ओमेगा नाम दे दिया, इसको, इस घन कोण को या ठोस कोण को क्या नाम दे दिया? सॉलिड एंगल को डी ओमेगा, है ना। ये डी ओमेगा ये होता है DA। DA का मतलब क्या बेटा? देखो ये पृष्ठ बन गई कि नहीं बन गई? ये क्या बन गई? देखो इसमें तो क्या होता? चाप बनता था। अब इसको अगर कल्पना करो आप, तो एक तरह से इस तरह की पृष्ठ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक ऐसे इस तरह की एक पृष्ठ बन जाएगी। तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल DA, है ना, बटे r², त्रिज्या का वर्ग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? कोण हो गया बेटा इसका, ठोस कोण, डी ओमेगा बराबर DA बटे r², है ना। अब देखो, वैसे देखो आप, देखो क्षेत्रफल जो होता है तो उसमें 2 घात काम में आती ही नहीं आती हैं, तो इसीलिए नीचे इसमें क्या आ रहा है? r² आ रहा है, क्योंकि जो कोण होता है वो मात्रक विहीन होता है ये, तो इसीलिए ऊपर भी घात 2 का पद है और नीचे भी क्या है? घात 2 का पद है। यहाँ पे घात 1 का पद था, चाप की लंबाई, तो यहाँ पे भी r क्या है? 1 घात वाला पद है। तो ये घन कोण डी ओमेगा। चित्र 2.1b में दर्शाए अनुसार, है ना, ये 2.1b में दर्शाए अनुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके, इस शीर्ष O को केंद्र O की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र DA, है ना। तो ये जो DA है ये क्या है? गोलीय पृष्ठ का अपरोधन क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इस अपरोधन क्षेत्र DA तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, तो इसका मतलब ये जो डी ओमेगा है, ये जो घन कोण है, ये इस गोलीय पृष्ठ का जो अपरोधन क्षेत्रफल है उसके और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर ये होता है। समतलीय कोण का मात्रक जो प्लेन एंगल होता है ना, समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है, जिसका प्रतीक RAD, रेडियन, है ना, RAD है, ठीक है।
एवं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है जिसका प्रतीक SR है ना। स्टेरेडियन का प्रतीक क्या है? SR। ये ही दोनों है ना, ये दोनों ही क्या है? विमाहीन राशियां हैं, यूनिटलेस हैं ये, है ना, इनकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं होती? देखो बेटा, चाप की लंबाई भी मीटर में हो गई और त्रिज्या भी किसमें हो गई? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो गया? विमाहीन हो गया। ऐसे ही ये क्षेत्रफल जो होगा वो क्या आएगा? वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या का वर्ग भी किसमें हो गया? वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट गया तो ये भी क्या हो गई? आपकी विमाहीन राशि हो गई, है ना। तो देखो बेटा, अब ये जो टेबल दिखा रखी है आपको, SI मूल राशियां एवं उनके मात्रक, तो देखो इनको परिभाषाओं को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। बस आपको इतना सा याद रखना है कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है ना, और जिसका प्रतीक क्या है? सिंबल क्या है? M। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और प्रतीक क्या है? kg। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, है ना, और प्रतीक क्या है? S। विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिकल करंट, इसका एम्पियर, और प्रतीक क्या है? A। ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या है? केल्विन, और इसको किससे डिनोट करते हैं? K से। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, मात्रा को अमाउंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या है? मोल, है ना, और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? MOL से। तो बेटा मोल की स्पेलिंग तो MOLE होती है ना, MOLE, है ना, लेकिन इसका प्रतीक जो है ना वो क्या लिखते हैं? हम MOL लिखते हैं। जैसे केल्विन है तो केल्विन की स्पेलिंग तो क्या है? KELVIN, है ना, लेकिन लिखते क्या है? इसको सिर्फ K लिखते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें डिग्री नहीं लगाते हम। जैसे डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो उसमें डिग्री में 0 लगा के और C लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ये कभी भी डिग्री केल्विन नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है? केल्विन होता है ना। तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो गया? मोल हो गया, और इसका प्रतीक क्या हो गया? MOL, है ना। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक तो हो गया कैंडेला, है ना, CANDELA, कैंडेला, और इसका प्रतीक क्या हो गया? CD, है ना। तो इन परिभाषाओं को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका SI मात्रक मूल राशियां इनकी ये हो गई हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक ये टेबल दूसरी है, सामान्य प्रयोग के लिए SI मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक, है ना। सामान्य प्रयोग के लिए SI मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक, जैसे मिनट हो गया, 60 सेकंड्स होते हैं, घंटा, आवर, दिन, डे, वर्ष, ना, डिग्री, लीटर को L से, टन T से, कैरेट स्मॉल c से, बार, और इसमें ये रिलेशंस दे रखे हैं कि भाई इनके मान कितने होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे इनको रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे उपयोग में आते जाएं इनको वापस से देखते चलो टेबलों में से, है ना। बार, क्यूरी, रॉन्जन, क्विंटल, बार्न, आर, हेक्टार, और मानक वायुमंडलीय दाब, है ना। जैसे जैसे ये प्रयोग आते हैं वैसे वैसे इनको देखते जाना, इनको याद करने की विशेष अभी जरूरत, जैसे जैसे प्रयोग आएंगे वैसे वैसे इनको उपयोग करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। मूल सत्ता का मतलब होता है बेटा बेस एंटिटी, है ना। जैसे मोल जो है वो किसको दर्शाता है? वो एक क्वांटिटी को दर्शाता है, 6.022 × 10⁻23, है ना। अब वो मोल क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं, है ना। 1 मोल परमाणु, ठीक है ना, 1 मोल अणु, 1 मोल आयन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो, है। तो मोल जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? एक क्वांटिटी को दर्शाता है। तो इसलिए उसके साथ दूसरी चीज़ लिखना जरूरी है कि नहीं है? अगर सिर्फ लिख दिया आपने 1 मोल, तो 1 मोल से क्या पता चलेगा? कुछ नहीं। तो आप बोलोगे तो सही ना कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बोलो, या 1 मोल जल के अणु बोलो, है ना। तो उसके साथ जो आपने परमाणु बोला या अणु बोला, है ना, या आयन बोला, वो मूल सत्ता कहलाती है, बेस एंटिटी कहलाती हैं वो। तो मोल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ये मूल सत्ताएं, जो बेस एंटिटीज होती हैं, एंटिटी ENTITY, ये मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, तो कितने हो गए? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए वो। अन्य कोई कण,
अथवा इसी प्रकार के कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। तो इस बेस एंटिटीज में ये चीज़ें हो सकती हैं। हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है ना। परिशिष्ट H है जिसमें आगे पीछे दे रखी है बेटा, बुक के पीछे है ना। एसआई मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कुछ व्युत्पन्न मात्रक परिशिष्ट A 6.1 में दिए गए हैं। कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं परिशिष्ट A 6.2 में। और कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रक इन विशिष्ट नामों वाले व्युत्पन्न मात्रकों और 7 मूल मात्रकों के संयोजन से बनते हैं, यानी कि मिला के बनाते हैं हम इनको, ठीक है ना। परिशिष्ट A 6.3 में आपको तात्कालिक संदर्भ और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रकों को परिशिष्ट A 6.2 और A 6.3 में दिया गया है। सामान्य व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 2.2 में दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखें बेटा, एसआई मात्रकों के सामान्य गुणज और अपवर्तकों को व्यक्त करने वाले उपसर्ग और उनके प्रतीक परिशिष्ट A2 में दिए गए हैं, है ना। तो एसआई मात्रकों के सामान्य गुणज का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लायर, है ना। जैसे किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, है ना। मेगा क्या हो गया 10⁻6, 10 की घात 6, ठीक है ना। ये तो क्या हो गए गुणज हो गए, है ना। अपवर्तक का मतलब होता है बेटा सब मल्टीपल्स, उसके कुछ और टुकड़े वाले गुणज सब मल्टीपल्स के रूप में व्यक्त करने वाले उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, जो पहले लगाते हैं ना हम, है ना, पहले लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं उपसर्ग, है ना। जैसे लगाया मिली, है ना, माइक्रो, ठीक है ना, मेगा, ये सब इनके और उनके विशिष्ट प्रतीक जो हैं ये आगे परिशिष्ट A2 में दिए गए हैं। तो जैसे जैसे काम में आएंगे वैसे वैसे बेटा ये आपको याद होते जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। भौतिक राशियों, रासायनिक तत्वों और नाभिकों के संकेतों के उपयोग संबंधी सामान्य निर्देश परिशिष्ट A7 में दिए गए हैं। और बस हल्का सा एक नज़र डाल लेना है इनके ऊपर, है ना। और आपके मार्गदर्शन तथा तात्कालिक संदर्भ के लिए एसआई मात्रकों एवं अन्य मात्रकों संबंधी निर्देश परिशिष्ट A8 में दिए गए हैं, है ना। अब अपन पढ़ेंगे लंबाई का मापन, ठीक है। तो लंबाई का मापन, फिर द्रव्यमान का और फिर समय का, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो लंबाई के मापन में, लंबाई मापन की कुछ प्रत्यक्ष विधियों से आप पहले से ही परिचित हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाइयाँ मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती हैं, है ना। तो जो मीटर स्केल होता है उसमें बेटा देखो मीटर वाले में तुमने देखा होगा सेंटीमीटर्स पे निशान लगे रहते हैं, है ना। 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो 10 सेंटीमीटर पे एक निशान होता है ना। फिर 20 सेंटीमीटर पे होता है, फिर 30 पे, 40 पे, ऐसे। फिर 1 सेंटीमीटर 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में फिर वापस से फिर 10 निशान होते हैं जो किसके होते हैं मिलीमीटर के होते हैं, है ना। तो 1 मीटर के कितने 10 हिस्से तो किस में हो गए सेंटीमीटर में हो गए, है ना। और फिर वापस 10 हिस्से किस में हो गए मिलीमीटर में हो गए। तो कहाँ से 1 मिलीमीटर क्या हो गया 10 की घात -3 मीटर हो गया। 1 मिलीमीटर जो है वो क्या हो गया बेटा 1 मीटर का 1000वां हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया वो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है ना। और फिर 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए 10 मिलीमीटर्स हो गए। तो कितना हो गया 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए, है ना। तो 1 मिलीमीटर जो हुआ वो क्या हुआ 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। तो 1/1000 यानी 1/10 की घात 3। तो 10 की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की घात -3, है ना। तो 10 की घात -3 मीटर का मतलब क्या हो गया 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से 10 की घात 2 यानी 100 मीटर तक की लंबाइयाँ मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती हैं। मीटर स्केल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। फिर है अब देखो बेटा इसके बाद यानी जो मीटर स्केल है वो आपके मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तक की लंबाई को वो नाप सकता। उससे छोटी लंबाई आप मीटर पैमाने से मीटर स्केल से नहीं माप सकते। अगर 1 मिलीमीटर से छोटा और आपको नापना है तो उसके लिए फिर अन्य उपकरण काम में लिए जाते हैं, है ना। तो वो है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, है ना।
तो 10 की घात 4 मीटर की लंबाई को यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी, है ना। तो 10 की घात 4 मीटर का मतलब क्या होगा बेटा, 1 मिलीमीटर का वापस 10 हिस्से कर दो आप, है ना। 10 की घात 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर क्या होता है 10 की घात -3 मीटर होता है। तो 10 की घात -3 में वापस 10 का भाग दोगे 10 की घात -4 हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर के वापस 10वें हिस्से तक को अगर आपको नापना है, यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक को आपको नापना है, तो उसके लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, है ना। फिर है स्क्रू गेज, पेंच मापी स्क्रू गेज और गोलाई मापी एस्फेरोमीटर का उपयोग करके 10 की घात -5 यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक, है ना। तो देखो ध्यान से दोबारा समझो इसको, यानी मीटर पैमाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर तक आसानी से नाप सकता है वो, है ना। 1 मिलीमीटर क्या हो गया, 10 की घात -3 मीटर, है ना। अगर 1 मिलीमीटर से और छोटी इकाई आपको, छोटी दूरी आपको नापनी है, तो उसके लिए 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आप किससे नाप सकते हो, वर्नियर कैलिपर से। और फिर वापस अगर माना 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आपको नापना है ना, तो फिर उसके लिए हमको पेंच मापी स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर गोलाई मापी का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10 की घात -3 बटे 100 करोगे तो 100वां हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा क्या हो गया, फिर वो 10 की घात -5 मीटर हो गया, ठीक है। तो 10 की घात -5 मीटर तक की लंबाइयों को मापने में प्रयोग किया जाता है। इन परिसरों से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए हमें कुछ परोक्ष विधियों का, है ना, इनडायरेक्ट मेथड्स, परोक्ष विधि का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड्स का उपयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आता है बेटा देखो बड़ी दूरियों का मापन। तो ये तो छोटी दूरियों का मापन हो गया, अब बड़ी दूरियों का मापन हो गया, है ना, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस। बहुत बड़ी दूरियां ना, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी, किसी प्लेनेट अथवा स्टार की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती है। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि, जिसे लंबन विधि कहते हैं, लंबन, है ना, इसको बोलते हैं, मतलब विधि को मतलब मेथड हो गया, और लंबन होता है पैरेलैक्स, PARALLAX, EX नहीं होता, AX, PARALLAX, पैरेलैक्स। तो मेथड ऑफ पैरेलैक्स, यानी आप पैरेलैक्स मेथड से हम इसका, इनकी दूरी जो निकाल सकते हैं, किसकी, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज होती हैं, ग्रह और तारों की पृथ्वी से दूरी। तो कुछ विधि पृथ्वी से लेकर ग्रहों और तारों की दूरी को नापने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, हम लंबन विधि का उपयोग करते हैं, मेथड ऑफ पैरेलैक्स का हम उपयोग करते हैं। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि माना दीवार से किसी, इसको करके देख सकते हो आप बेटा, है ना, से किसी विशिष्ट बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपने बाईं आंख ए से दाईं आंख को बंद करके देखते हैं, और फिर दाईं आंख बी से बाईं आंख को बंद कर तो देखते हैं, तो आप पाते हैं कि दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित होती प्रतीत होती है। पेंसिल की जो स्थिति है वो हमको कैसे होती है, परिवर्तित होती प्रतीत होती है। इसे लंबन कहा जाता है, इसे ही पैरेलैक्स बोलते हैं। दो प्रेक्षण बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है ना। ए और बी के जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख रहे हो आप, है ना, वो बिंदु क्या कहलाते हैं, आधारक कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं वो। इस उदाहरण में दोनों आंखों के बीच की दूरी क्या है, आधारक है। लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह, है ना, डिस्टेंट जो प्लेनेट है, ग्रह एस की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर स्थित, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो ग्रह जिसकी दूरी निकालनी है हमको, है ना, तो पृथ्वी पर स्थित दो बिंदुओं से हम एक ही समय पे देखते हैं। अब दो बिंदु क्या हो सकते हैं बेटा, दो वेधशाला हो सकती हैं, जैसे एक जयपुर की वेधशाला होगी, एक कोई दूसरे शहर की वेधशाला होगी। तो एक ही समय पे हम क्या करते हैं, उन दोनों बिंदुओं से, दोनों वेधशालाओं से उस स्टार को या उस प्लेनेट को देखते हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों वेधशालाओं के बीच की दूरी हमको पता है ना भाई, नाप सकते हैं, माना जयपुर से और दूसरी है आगरा, तो जयपुर से आगरा के बीच की डिस्टेंस हमको पता है, ठीक है ना। तो हम इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों, वेधशालाओं, ऑब्जर्वेटरी, ए व बी से एक ही समय पर देखते हैं। ए व बी के बीच की दूरी ए व बी के बीच की दूरी ए बी जो है, ए बी है। चित्र 2.2 देखिए, है ना, तो देखो ये दिखा रखी है इसमें बेटा लंबन विधि, है ना, ये लंबन विधि देखो। तो ये ए बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, बी बिंदु का, जहाँ से इस एस क्या है, ये स्टार है, स्टार मान लो या
कोई प्लेनेट मान लो, ग्रह मान लो, उसको देख रहे हैं हम। तो ये वेधशाला के दो बिंदु, ये एक वेधशाला हो गई और बी क्या हो गई, दूसरी वेधशाला हो गई। माना जैसे ये जयपुर की और ये आगरा की, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता हो गई कि नहीं हो गई हमको। जैसे जयपुर और आगरा के बीच की दूरी माना कितनी है, करीब 250 किलोमीटर है, ऐसे मान लो आप, है ना। तो ये ए बी पता चल गई हमको, ठीक है ना। तो इस चित्र को देखिए, चित्र 2.2 को देखिए। इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण माप लिया जाता है ना। तो इन दो स्थितियों से, ए से और बी से, इन दोनों स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच, है ना। तो ग्रह की प्रेक्षण दिशा, एक ये दिशा वगैरह, एक ये दिशा, तो इनके बीच का ये जो कोण है थीटा, है ना, इस थीटा कोण को क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं, है ना, माप लिया जाता है। चित्र 2.2 में थीटा द्वारा दर्शाया गया यह है कोण ABS, है ना। ये जो कोण है ASB, यानी ये जो कोण है ASB यानी ये वाला कोण लंबन कोण, इसको पैरेलैक्स एंगल या लंबनिक कोण, एंगल ऑफ पैरेलैक्स इसको बोलते हैं हम, है ना। अब देखो बेटा, होता क्या है कि ये जो स्टार है या प्लेनेट है, ये पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर है कि नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बहुत दूर है। लेकिन ये वेधशाला, ये तो इस ग्रह की दूरी की अपेक्षा ये दूरी तो बहुत कम है। माना जैसे देखा अपन ने, ये दूरी 250 किलोमीटर ही है, और ये क्या है, करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, है ना, अरबों किलोमीटर दूर होते हैं तारे और ये जो ग्रह हैं हमसे, है ना। तो इस दूरी की तुलना में ये दूरी क्या है, बहुत कम है। तो ये चाप है कि नहीं है, ये इस तरह का चाप है। तो चूंकि ये दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इस दूरी की तुलना में ये जो चाप है ना, ये ए बी बेसिकली क्या है, ये चाप है। लेकिन ये चूंकि ये थीटा क्या है, बहुत कम है, और ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ए बी है, ये चाप ना प्रतीत होकर ये एक सीधी सरल रेखा मान सकते हैं हम इसको, है ना। क्योंकि ये दूरी अगर बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो ये चाप जो है ये बहुत कम, इसमें जो घुमाव आएगा वो बहुत कम आएगा। तो इसको क्या मान सकते हैं हम, स्ट्रेट लाइन इसको मान सकते हैं ए बी को, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ दिखा भी रखा है ये, क्योंकि ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है ना। इसका मतलब B/D इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। तो B/D यानी ये जो B है और D का जो अनुपात है, यानी B का और D का जो अनुपात है, यानी B/D एक से क्या है, बहुत कम है। क्योंकि ये बहुत कम है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब इस कम में जब ज़्यादा का भाग देंगे तो बहुत छोटा मान आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। तो एक से क्या है, ये बहुत कम है, इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा है। इसलिए थीटा क्या है, बहुत छोटा है। ऐसी दशा में हम ए बी को, ये जो ए बी है, ए बी को केंद्र S, है ना, केंद्र S, ए बी को केंद्र S और त्रिज्या D वाले, है ना, और त्रिज्या D वाले वृत्त का लंबाई B का चाप मान सकते हैं, है ना। तो इसको क्या मान सकते हैं, ए बी को क्या मान सकते हैं बेटा हम, कि ये S तो क्या हो गया, केंद्र हो गया, और D जो है ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, और ये ए बी क्या हो गया, इसका चाप हो गया। तो बेटा देखो, ऐसे होने को तो ये इस तरह का चाप होगा, गोलाई वाला होगा, लेकिन चूंकि ये थीटा बहुत कम है और ये D क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इस ए बी को क्या मान सकते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या AS बराबर BS, AS और BS क्या हैं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे A से नापो S की दूरी, चाहे B से नापो, है ना, ठीक है ना। तो AS बराबर BS है, चूँकि इसलिए AB बराबर क्या हो गया, B, है ना। तो देखो अब यहाँ पे वो वाला सूत्र लगेगा बेटा, है ना, कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, है ना। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। अब ये कोण क्या है, थीटा, है ना। चाप क्या है आपका, ए बी, है ना, ये ए बी है, तो इसको बी लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। और त्रिज्या क्या हो गई, डी हो गई, त्रिज्या क्या हो गई आपकी, डी हो गई। तो इससे आप डी निकाल सकते हो ना, क्या निकाल सकते हो, इससे डी की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके नीचे 1 करोगे तो देखो डी का और थीटा का गुणा हो गया, तो डी थीटा बराबर हो गया बी गुणा 1, है ना। तो इससे डी क्या मिल गया, बी बटे थीटा, है ना। तो डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, बी बटे थीटा मिल गई, ठीक है ना।
इस तरह से हमने देखो परोक्ष विधि से, है ना, ग्रह की या किसी तारे की क्या निकाल ली, दूरी निकाली ना पृथ्वी से। तो उसके लिए तो बहुत दूर है वो, है ना, तो उसके लिए क्या किया हमने कि दो बिंदु ले लिए पृथ्वी के ऊपर, ए और बी, और वो बिंदु क्या हो सकते हैं, दो वेधशाला हो सकती हैं, है ना, और वहाँ से एक ही समय पर, है ना, उस तारे या ग्रह के क्या नापे हमने, कोण नाप लिया, ये थीटा, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी पता है हमको b, तो फिर इस सूत्र से d बराबर b बटे थीटा। तो लेकिन थीटा किस में है, ये रेडियन में है, ये ध्यान रखना बेटा, है ना, थीटा किस में है, रेडियन में है ये, तो ये नाप लिया हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से हम परोक्ष विधि से इनडायरेक्ट मेथड से हमने दूरस्थ ग्रह की दूरी नाप ली, ठीक है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम, मेथड ऑफ पैरेलैक्स। अब देखो बेटा, ये दूरी तो नाप ली हमने, है ना। अब d के निर्धारण के पश्चात जब एक बार हमको d पता चल गई, है ना, दूरी पता चल गई, पृथ्वी से लेके उस ग्रह या तारे की दूरी पता चल गई, तो फिर हम क्या नाप सकते हैं, उसकी त्रिज्या वो नाप सकते हैं। जैसे ये माना इस तरह का ग्रह होगा कि नहीं होगा, और ये बिंदु है यहाँ पे, है ना, भाई आई ना समझ में बात, ठीक है ना। तो ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे मिला दूँ इस तरह से, देखो ये इसका व्यास हो गया ना ग्रह का, है ना, ये ग्रह का क्या हो गया, ये माना इस तरह का ग्रह है, तो ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया, है ना। और ये क्या है बताओ, ये दूरी है, ये d, तो d आप पहले निकाल चुके, नहीं निकाल सके, निकाल चुके हो पहले आप इसको, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है बेटा, ये जो है इसका व्यास हो गया, है ना, इसको व्यास को मान लिया मैंने, d मान लिया, है ना। और इस पृथ्वी के ऊपर इसका जो ये जो कोण है ना, यानी पृथ्वी के जो ये जो ग्रह है उसके जो व्यास के दोनों सिरे हैं, है ना, ये माना ए सिरा और ये इसका बी सिरा, ये इस पे पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर ये माना अल्फा कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये कोण अल्फा बना रहे हैं। तो देखो वो ही रिलेशन यहाँ पे आ सकता है। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस ग्रह या तारे का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं या उसका कोणीय आमाप, तो कोणीय साइज उसका, तो ये कोणीय साइज होगी ना अल्फा, अल्फा क्या हो गया उसका, कोणीय साइज हो गया, ठीक है ना। तो पहले क्या था बेटा, देखो पहले हमको ये कोण पता था, कोण ज्ञात किया हमने, और ये b पता थी, तो उससे क्या निकाल ली, d निकाल ली, है ना, डिस्टेंस निकाल ली, कितना दूर है। और जब एक बार d पता चल गया हमको, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका व्यास निकाल सकते हैं, उस ग्रह या तारे का व्यास निकाल सकते हैं, या उसकी कोणीय आमाप निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा वही सेम रिलेशन इसमें अब लग जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये चाप क्या हो गया, यहाँ पे d हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, d हो गया, ठीक है ना। तो ये d बटे कैपिटल D, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, स्मॉल d बटे कैपिटल D। तो स्मॉल d क्या है, उस ग्रह या तारे का क्या है, ये व्यास है, और कैपिटल D क्या है, जो ऊपर हमने निकाली थी, उसकी पृथ्वी से दूरी है, ठीक है ना। तो थीटा और b की मदद से कैपिटल D निकाल सकते हैं, है ना। और जब एक बार कैपिटल D पता चल गया हमको, ठीक है ना, तो फिर ये अल्फा ज्ञात करके क्या निकाल सकते हैं, व्यास निकाल सकते हैं, और व्यास अगर पता चल गया तो फिर ये अल्फा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये, तो d के निर्धारण के पश्चात हम इसी विधि द्वारा ग्रह का आमाप, ग्रह का साइज अथवा कोणीय व्यास, उसका एंगुलर डायमीटर भी निर्धारित कर सकते हैं। यदि d ग्रह का व्यास है ना, d जो है स्मॉल d, ये स्मॉल d क्या है, इसका ग्रह का, स्मॉल d क्या है, इस ग्रह का व्यास है। यदि स्मॉल d ग्रह का व्यास और अल्फा उसका कोणीय आमाप, और ये अल्फा क्या है, इसका कोणीय आमाप है, कोणीय साइज है, इसका एंगुलर साइज है, ये इसका d द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो ये अल्फा क्या है, d द्वारा इस ग्रह या तारे के व्यास द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर अंतरित कोण है ये, है ना। हो तो अल्फा बराबर क्या हो गया, d बटे कैपिटल D, है ना। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे ये वाला कोण है, तो चाप के रूप में क्या हो गया, ये d हो गया, और त्रिज्या क्या हो गई इसकी, d हो गई। तो इस फॉर्मूले से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, कोणीय आमाप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ हैं, जैसे इसमें ये तीन चीज़ थी वैसे ही इसमें, तो किन्हीं दो चीज़ों के ज्ञात होने पर हम तीसरी चीज़ को
आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कोण अल्फा को पृथ्वी की उसी अवस्थिति से मापा जा सकता है। यह ग्रह के दो व्यास है ना, डायमेट्रिकली विपरीत, अपोजिट व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित बिंदुओं को दूरदर्शक द्वारा देखने पर प्राप्त दो दिशाओं के बीच का कोण है। तो इस अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं, है ना, किसी पृथ्वी के पे किसी एक बिंदु पे हमने टेलीस्कोप लगा ली। क्या लगा ली हमने? टेलीस्कोप लगा ली, और वहाँ से उसके दोनों जो व्यास के जो दोनों सिरे हैं ग्रह के, है ना, उनके बीच का कोण हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कोण अल्फा को पृथ्वी की उसी अवस्थिति से मापा जा सकता है। यह ग्रह के, ये जो अल्फा है क्या है, ये कहना चाह रहा है कि यह ग्रह के दो व्यासतः विपरीत, है ना, ये ए और बी व्यासतः विपरीत हो गए, व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित बिंदुओं को जब हम किसी दूरदर्शक से देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे, देखने पर प्राप्त दो दिशाओं के बीच का ये कोण है अल्फा। क्योंकि d का मान ज्ञात है, अतः ग्रह के व्यास d का मान, स्मॉल d का मान समीकरण 2.2 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो कैपिटल D हमने पहले निकाल लिया, है ना, और अल्फा किसकी सहायता से निकाल लिया? दूरदर्शक या टेलीस्कोप की सहायता से निकाल लिया, है ना। तो हमको कैपिटल D पता चल गया, और अल्फा हमने किससे ज्ञात कर लिया? टेलीस्कोप से ज्ञात कर लिया। तो हम स्मॉल d यानी उस ग्रह या तारे का व्यास हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अल्फा बराबर d/d, सूत्र वही है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब इसके ये जो एग्जाम्पल्स हैं और ये आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।